Assalamualaikum, मैं आपके host Marina Khaskan and you're watching Sports Siblings powered by News Views. As we all know that Pakistan versus New Zealand T20 series are happening and Pakistan is leading these T20 series by 2-1. आज हमारे साथ सुबैल नौखेज़ है। हम सुबैल नौखेज़ के साथ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज मैं एक छोटी सी ट्राई कर रही हूँ टू गेट अनदर गेस्ट इन माई शो एंड आई एम प्रीटी श्योर वो जैसे ही फ्री होंगे ही विल जॉइन अस। तब तक हम सुबैल नौखेज़ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुबैल नौखेज़। जी वालेकुम सलाम मारिया। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। I'm pretty sure that you are following Pakistan versus New Zealand T20 series and Pakistan is leading by 2-1. What do you think? Did New Zealand send their B team? Are we really playing very well? बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया पाकिस्तान ने सीरीज में, जो कि ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि रिसेंट पास में जो इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पर टूर करके गई है उन्होंने पाकिस्तान को सही अच्छी तरह पछाड़ा है। बट इस बार पाकिस्तान ज़रा डिफरेंट गेम प्लान से आया है और उन्होंने बड़ा डोमिनेट किया, ना सिर्फ इस तरह के मतलब क्लोज मैचेस जीते बल्कि खासतौर पे पहले 2 मैचेस में तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया और डोमिनेटिंगली वो मैचेस जीते। तो गुड रिजल्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बट सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी 2 T20 मैचेस रहते हैं एंड वी होप के पाकिस्तान इन दोनों मैचेस को क्लिंच करेगा और ये सीरीज़ अपने नाम करेगा क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग कि हमने T20 सीरीज़ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उस तरह ट्राई नेशन सीरीज़ जीती, बट जो प्रॉपर टूर मैचेस है उस तरह वो नहीं जीते। तो वी होप के अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, 2 मैचेस है स्पेसिफिकली। As we all know that Iftikhar Ahmed nearly snatched the win for Black Caps. आप उनकी परफॉर्मेंस को इस सीरीज़ में कितना रेट करेंगे? अगर मैं आपको स्केल दूँ 10 का, या अगर मैं आपको स्केल नहीं भी देती तो अगर आप उनका कंपैरिजन करें उनके पिछले मैचेस के साथ और इस सीरीज़ के साथ, तो व्हाट डू यू थिंक उनकी परफॉर्मेंस आज किधर है? देखिए इफ्तिखार ने तो कमाल ही कर दिया है और मेरे ख्याल से हमें ऑल्दो जो जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर उन्होंने तीसरे T20 में यूज़ किया उसकी कोई ज़्यादा एग्जांपल्स मिलती नहीं है और ना ही कोई ज़्यादा उनको बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है उस बैटिंग ऑर्डर से। हमने शादाब को पहले भेज दिया, फिर शाहीन अफरीदी को भेज दिया। बाबर आजम शुड रियलाइज़ कि ये PSL के मैचेस नहीं है, इंटरनेशनल मैचेस है और इसको उसी तरह सीरियसली लेना चाहिए जिस तरह हम बाकी मैचेस लेते हैं। बट उस लिहाज से बैटिंग ऑर्डर में थोड़े मसले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस सब चीज़ों में एक चीज़ अच्छी ये हुई कि हमें इफ्तिखार अहमद उस स्पॉट में मिल गए जिस स्पॉट पे होने चाहिए थे। मेरे ख्याल से जिस स्पॉट पे हम काफ़ी अरसे से खुशदिल शाह और आसिफ अली को ट्राई कर रहे थे, अगर हम इफ्तिखार अहमद को स्पॉट पे जिस तरह उस दिन वो आए और उन्होंने एकदम से मैच पलट दिया। मैंने आपसे पिछले शो में भी इमाद वसीम की बात की थी और मैं आज आपसे फिर इमाद वसीम की बात करूँगी। व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है, आई फील लाइक कि ये सीरीज़ उनके लिए इतनी लकी साबित नहीं हो रही, या मतलब उनको इस सीरीज़ से कोई इतना खास लाइमलाइट नहीं मिला। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन दिस सीरीज़ एंड व्हाई दिस सीरीज़ इज़ नॉट अ गुड लक फॉर हिम दिस टाइम? देखिए इमाद वसीम ने लगता है सीरीज़ से ज़्यादा कुछ सीरीज़ से पहले कुछ ज़्यादा बोल दिया, बट साइकोलॉजिकली थोड़े से वीक लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये सीरीज़ में मैं परफॉर्म ना किया तो मुझे बाहर निकाल देंगे और चांसेस काफ़ी ज़्यादा है भी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनके जहन में चल रहा है। बट आई होप कि ही विल कम बैक स्ट्रॉन्ग बिकॉज उनकी रीसेंट फॉर्म बड़ी अच्छी है। बट मेरे ख्याल से हम गलती ये कर रहे हैं कि हम जिस नंबर पे उन्हें खिला रहे हैं वो नंबर उनके लिए सूटेबल नहीं आएगा। इफ ही कम्स टू डाउन तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर इमाद वसीम, क्योंकि अनलाइक इफ्तिखार, हम इफ्तिखार के बारे में सोचते थे कि उन्हें अपनी इनिंग्स बिल्ड करने में टाइम चाहिए होता है। मेरे ख्याल से इमाद वसीम ऐसे प्लेयर है जिनको अपनी इनिंग्स बिल्ड करने में टाइम होता है और जहाँ पर विकेट रोकने की ज़रूरत पड़े और जहाँ पर इनिंग्स बिल्ड करने की ज़रूरत पड़े वो रोल अच्छा प्ले कर सकते हैं। हम साइम अयूब की बात करते हैं, आपको नहीं लग रहा कि PCB और हम मिलकर उनका करियर स्पॉइल करें? क्योंकि हम देख सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस और इस सीरीज़ में हम देख सकते हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा टू शोकेस हिज टैलेंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए साइम अयूब के साथ साइम अयूब इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है। इज़ अ ओपनिंग बैट्समैन और हमें उनको एज अ ओपनर ही खिलाना चाहिए। बट स्टिल अगर बाबर आजम ओपन कर रहे हैं, बाबर आजम खैर ऐसे प्लेयर है वो किसी जगह भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमें बाबर आजम की वैसे इतनी टेंशन लेनी नहीं चाहिए कि उनको किस स्पॉट पे खिलाना है किस पे नहीं। बाबर आजम को भी थोड़ी टीम की वजह से कुर्बानी दे देनी चाहिए कि चलो अगर यंगस्टर आया है तो वो जिस स्पॉट पे कंफर्टेबल है उसको उसी स्पॉट पे खिलाया जाए। मेरे ख्याल से उनकी परफॉर्मेंस ना होने के, साइम अयूब की परफॉर्मेंस ना होने की मेन रीज़न यही है कि जिस स्पॉट पे उनको खिलाया जा रहा है
वो स्पॉट उनका नहीं है। थैंक यू सो मच सुबैल नौखेज़ खान फॉर गिविंग अस आंसर्स। आप बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने आप सबको शो के स्टार्ट में बताया था कि आज हम एक गेस्ट को अपने साथ हमने इनवाइट किया है और वो जैसे फ्री होंगे तो वो हमें ज्वाइन करेंगे। राइट नाउ ही इज़ ऑन द लाइन। ही इज़ द स्पोर्ट्स रिपोर्टर फ्रॉम सुनो टीवी, अबू बकर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं बिल्कुल आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि रमज़ान चल रहा है और सबकी कितनी बिजी रूटीन होती है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं सीधा आपसे पहला सवाल करूँगी। और जो मेरा पहला सवाल है कि हमारे एक बॉलर है, पाकिस्तानी बॉलर है मोहम्मद अब्बास। राइट नाउ करंटली ही इज़ प्लेइंग इंग्लिश काउंटी, लेकिन वो फुली इग्नोर्ड हो चुके हुए हैं। कैन आई जस्ट नो द रीज़न वाई ही इज़ टोटली इग्नोर्ड? थैंक यू फॉर हैविंग मी। जहाँ तक आपने बात की मोहम्मद अब्बास की, मोहम्मद अब्बास ने बड़ा ही ज़बरदस्त स्टार्ट लिया था पाकिस्तान की तरफ से 2017, 18 और 19 तक। मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान स्क्वाड के साथ रहे, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, खासकर लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको ओडीआई के अंदर भी लाया गया। 3 मैचेस खेले, 3 विकेट्स उन्होंने ओडीआई में भी ली, बट फिर उनका कैरियर को एकदम ब्रेक लग गई। अब ब्रेक लगने की 2 वजूहात थी। एक वजह थी उनकी पेस बहुत ज़्यादा डिस्कस होना शुरू हो गई थी जब शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, इवन नसीम शाह और हसनैन फास्ट बॉलिंग बैटरी के अंदर हमें दिखाई दिए, तो फिर लोग डिस्कस करना शुरू हो गए कि मोहम्मद अब्बास की पेस किधर गई। मोहम्मद अब्बास शायद एक ही कंडीशन के बॉलर हैं, उनको इंग्लिश कंडीशंस चाहिए या वो कीवी कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, बट वो पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर प्रूव नहीं कर सकते। सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस क्योंकि उनकी पेस कम है तो यहाँ पर उनको मुश्किलात होंगी। बट फिर हमने देखा कि यूएई के अंदर उनको मौका मिलता है। यूएई के की डेड विकेट्स, जिनको मैं तो बिल्कुल डेड विकेट्स ही कहूँगा, तो ख़ासकर फास्ट बॉलर्स को तो बहुत ही कम हेल्प मिलती है वहाँ पर भी उनको खिलाया गया, वहाँ पर भी उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो परफॉर्मेंस का सिलसिला तो उनका आता रहा, बट अचानक ब्रेक क्यों लगी उनके कैरियर को, ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इसके पीछे 2 वजूहात हैं। एक पहली वजह ये थी कि मोहम्मद अब्बास को बार बार ये कहा गया कि आप अपनी पेस इंक्रीज़ करें, आपकी पेस नीचे जाती जा रही है, आप कंडीशंस के मोहताज हैं आप। अब ये बातें जो हैं वो, एक तो मुझे याद पड़ता है कि एहसान मानी और उनकी जो रजीम थी उस वक़्त भी ये बातें शुरू हुई। फिर रमीज़ राजा आए, उन्होंने भी ये बातें की। फिर उनको एक बैक इंजरी भी आई, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनको बैक इंजरी आई। सॉरी, बैक इंजरी के बाद उनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेजा गया, जो कि पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी था, अब दोबारा नेशनल क्रिकेट एकेडमी हो गई है। उस वक्त नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर था। हालांकि मेरा तो अभी भी बिलीव यही है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो या नेशनल क्रिकेट एकेडमी, ये सिर्फ नेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर मुझे लगता है। यहाँ पर जिस तरह काम होना चाहिए था उस तरह काम नहीं हुआ, तो ये एक मुझे एक रीज़न लगती है। खैर, अगर मोहम्मद अब्बास की बात की जाए तो वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर आए, वहाँ पर उनके साथ कोचेज़ ने काम किया और उसके बाद भी बोर्ड को यही आउटपुट दी गई कि मोहम्मद अब्बास अभी अपने फुल रिदम में नहीं हैं, तो वो एक चीज़ को बुनियाद बना के उनको टीम से साइडलाइन किया गया था। थैंक यू सो मच अबू बकर। सुबैल नौखेज़, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोहम्मद अब्बास के वो राइट नाउ एट द मोमेंट ही इज़ प्लेइंग इंग्लिश काउंटी, और वो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी गुड पाकिस्तानी बॉलर, और वो इस टाइम उनको हमने पीसीबी ने इग्नोर कर दिया, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, टेस्ट क्रिकेट अभी रिसेंटली पाकिस्तान की कोई है नहीं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा बात करना तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। बट जो रिसेंटली हमारी जो पिछली रिसेंट पास में टेस्ट सीरीज़ गुजरी है और हमने मोहम्मद अब्बास को पिक नहीं किया, मेरे ख्याल से हमने वो ज़्यादती की। उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, ये टुक 10 विकेट्स फॉर पाकिस्तान। और उसके अलावा जिस तरह उनकी रिसेंटली काउंटी में, इंग्लिश काउंटी में जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है, मेरे ख्याल से इज़ अ वंडरफुल टेस्ट क्रिकेटर और उनको टीम में रखना चाहिए। इज़ अ मीडियम पेस से ज़्यादा लंबी बॉलें करवा सकते हैं, तो आई होप कि उनको जल्द से जल्द टीम में वापस लाया जाएगा। थैंक यू सो मच सुबैल नौखेज़ खान। अबू बकर, अभी रिसेंटली उमर अकमल ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो रहे, विच इज़ वेरी अनफेयर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट उमर अकमल कि उनकी परफॉर्मेंस में कहाँ कमी रह जाती है? अगर वो कह रहे हैं दैट ही इज़ परफॉर्मिंग वेल एंड हम सब देख रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो क्यों उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक उमर अकमल की बात है, 2019 के अंदर अगेंस्ट श्रीलंका उन्हें होम सीरीज़ के अंदर चांस दिया गया था।
उनको पहला मैच खिलाया गया, बगैर रन्स बनाए वापस चले गए, 0 रन्स पर आउट हुए। दूसरा मैच दिया, 1 रन बनाया उन्होंने और आउट हो गए। 2 मैच के अंदर फ्लॉप होने के बाद टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया कि हमें तीसरा मैच नहीं देना। वो ना सिर्फ उमर अकमल की आखिरी सीरीज़ साबित हुई पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि उनको मुकम्मल तौर पर उसके बाद चांस भी नहीं दिया गया, बल्कि मुकम्मल तौर पर ड्रॉप कर दिया गया। मुद्दा ये है कि उमर अकमल से मेरी भी मुलाकात हुई इस रमज़ान के अंदर। मैंने उनसे क्वेश्चन भी किए, मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया। उनका मुद्दा ये है कि उनकी जगह जिन प्लेयर्स को टीम के अंदर चांस दिया गया उन्होंने क्या किया। थैंक यू सो मच अबू बकर। सुबैल नौखेज़, मैं आपसे सेम यही क्वेश्चन करना चाहूँगी। मैं अबू बकर के तो हमने रिव्यू सुन लिए, मैं आपके रिव्यूज़ भी सुनना चाहूँगी अबाउट उमर अकमल के, जो उन्होंने रिसेंटली इस पॉडकास्ट में बोला दैट ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल बट वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो आपका पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू उमर अकमल की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या है? बिल्कुल, मैंने उमर अकमल का पॉडकास्ट सुना और सुन के काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी हुआ, क्योंकि हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं इन लोगों को ये समझ नहीं आती है कि कब उन्होंने ये अपने आप को समझा लेना है कि अब उनका करियर जो है वो ख़त्म हो चुका है। वहाब रियाज हो गया, अभी हमारे वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, बट वो भी कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहता हूँ। इज़ ऑलमोस्ट 35+। ठीक है, अब ऐसे प्ले बंदे को T20 क्रिकेट में कैसे लाया जा सकता है? हमारे लोगों को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जब एक करियर का टाइम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद नए लोगों को चांस देना चाहिए, और फजूल के सेंटेंसेस बोल के या कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो। अब उमर अकमल की आप बात कर ले, रिसेंट पास में उनकी एक PSL में 50 के अलावा कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी वजह से उनको उठा के टीम में लाया जाए, बट स्टिल अब वो डिफरेंट किस्म की बयानबाजियाँ कर रहे हैं। उनके भाई कह रहे हैं कि जिनके बाबर आजम के साथ कोई पर्सनल मसले हैं, जबकि ऐसा आई डोंट थिंक सो कोई है, और उन्होंने इस पॉडकास्ट में तरदीद भी की उस चीज़ की। बट द पॉइंट इज़ कि अब हमारे पुराने प्लेयर्स को समझ जाना चाहिए कि उनका करियर कब ख़त्म हो गया और फजूल की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच सुबैल नौखेज़। अबू बकर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूँगी एज आई प्रॉमिस यू कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। उमर अकमल ने रिसेंटली बोला कि उनके कज़न ने उनका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज ही वॉजंट स्टेबल। क्या आपको पता है वो कौन से कज़न्स थे? मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनली इस बात का मालूम नहीं है कि कौन सी कज़न ने उनको रिफ्यूज़ किया था उनका रिश्ते को, बट इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उमर अकमल हो या कामरान अकमल या इवन बाबर आजम उनकी फैमिली, ये सब आपस में कज़न हैं और कोई बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। आप भी लाहौर के अंदर रहते हैं, आप भी जानते हैं कि फरदौस मार्केट की बैक साइड पे मॉडल कॉलोनी के अंदर इन लोगों की रिहाइश गाह होती थी जो इनका आबाई घर था। वहाँ से निकल के सबसे पहले कामरान अकमल स्ट्रॉन्ग हुए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उमर अकमल भी पाकिस्तान क्रिकेट खेली, फिर अदनान ने खेली और उसके बाद बाबर आजम ने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। तो ये लोग सब उस एरिया से तो निकल गए हैं, लेकिन यकीनी तौर पर वो वक्त मुश्किल था इस फैमिली के ऊपर। पाकिस्तान के बहुत सारे जो क्रिकेटर हैं वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और हो सकता है कि फाइनेंशियल सूरत हाल देखते हुए किसी कज़न ने उनको इनकार कर दिया हो, बट मैं नहीं पर्सनली तौर पर जानता कि शायद उनका क्या नाम था। थैंक यू सो मच अबू बकर। सुबैल नौखेज़, मैं आपसे सेम ये क्वेश्चन पूछूंगी कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के ऊपर, या आपको पता है, आपको कोई आइडिया कि वो कौन से कज़न्स थे? जहाँ तक आपने बात की ये रिश्ते की कि कज़न रिश्ता नहीं देते थे या उन्होंने किसकी तरफ पॉइंट आउट किया, तो आई गेस कि ये एक किस्म का उनका फैमिली मैटर है और पर्सनल चीज़ है और हमें इस शो में ऐसी भी बात नहीं करनी चाहिए। उनका पॉइंट आउट उन्होंने जिसको भी पॉइंट आउट किया है, जो भी किया, दैट्स देयर पर्सनल इश्यूज़ और हमें ये चीज़ें पब्लिक में डिस्कस आई गेस नहीं करनी चाहिए। Thank you so much, Subail Naukhiz Khan. Now it's time to wind up our show. Abu Bakr, I am very, very, very thankful to you कि आपने अपनी बिज़ी रूटीन से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमें अपना टाइम दिया। It was nice having you on my show. Thank you so much. I definitely ऑडियंस को आपके पर्सपेक्टिव सुनकर बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर एंड जॉइनिंग अस। एंड इसी के साथ हम शो ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच अबू बकर, थैंक यू सो मच सुबैल नौखेज़ फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में स्पोर्ट्स एंड सिबलिंग्स के विद न्यू स्टार, विद न्यू कंटेंट, विद न्यू न्यूज़। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शबा खैर, स्वीट ड्रीम्स।